नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का, जिसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं या पृष्ठीय रसायन भी कहा जाता है। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी 3rd क्लास रहेगी, यानी अपन कह सकते हैं आज इस सरफेस केमिस्ट्री का हमारा पार्ट नंबर 3rd रहेगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वीडियो नंबर 3rd रहेगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अधिशोषण के प्रकारों की, कि अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का अधिशोषण होता है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण, उसका हमने तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया था। और अंत में हमने अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता का भी अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ठोस अधिशोषक पर गैसों का अधिशोषण। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि ठोस अधिशोषक पर गैसों का अधिशोषण किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। देखो यहाँ पर अधिशोषक ठोस पदार्थ है और अधिशोष्य गैस के अणु हैं। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि ठोस अधिशोषक पर गैस अधिशोष्य का अधिशोषण निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। कौन कौन से कारक हैं उनका हम अब अध्ययन करेंगे, तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो पहला कारक कौन सा है? पहला कारक है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, देखो हमें पता है यहाँ पर अधिशोष्य क्या है, गैस है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं गैस की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति। देखो अधिशोष्य की प्रकृति ठोस अधिशोषक पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करती है। हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि वह गैस जिसका क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उसका द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा, और आसानी से द्रवित होने वाली गैस का अधिशोषण शीघ्रता से होता है। यानी हम कह सकते हैं जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उस गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा। देखो क्रांतिक ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिससे अधिक ताप पर दाब का मान कितना भी बढ़ा दिया जाए लेकिन गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है। उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। हमने क्या कहा कि जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उस गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा, और जिस गैस का द्रवीकरण जितना आसानी से होगा उसका अधिशोषण शीघ्रता से होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस का अधिशोषण शीघ्रता से होता है। अधिशोषण शीघ्रता से होता है। यानी ओवरऑल अपन यूं कह सकते हैं कि जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक है
उसका अधिशोषण उतनी ही शीघ्रता से होता है। हम देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर विभिन्न गैसों की अधिशोषण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं कौन सा क्रम होता है। 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर विभिन्न गैसों की अधिशोषण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। देखो SO2, फिर NH3, फिर HCl, फिर CO2, फिर CH4, फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर N2 और फिर H2। अब देखो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर है इनके क्रांतिक ताप का। और अभी हमने क्या कहा कि जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा उस गैस की अधिशोषण क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो क्रांतिक ताप का मान घट रहा है, क्रांतिक ताप का मान घट रहा है तो इसका मतलब इनकी अधिशोषण क्षमता भी घट रही है। SO2 का क्रांतिक ताप सबसे अधिक होगा इसलिए इसकी अधिशोषण क्षमता भी सबसे अधिक होगी। हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप सबसे कम है यहाँ पर, इसका मतलब हाइड्रोजन की अधिशोषण क्षमता भी सबसे कम होगी। तो ये हमने पहला कारक देख लिया, अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा कारक ले रहे हैं हम अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हमें पता है यहाँ पर अधिशोषक ठोस पदार्थ है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यदि हम ठोस अधिशोषक को चूर्णित अवस्था में लेंगे तो अधिशोषण की दर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चूर्णित अवस्था में ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ठोस अधिशोषक को चूर्णित अवस्था में लिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। देखो एक तो हमारे पास है कठोर व रंध्रहीन, कठोर व क्या कहेंगे हम, कठोर व रंध्रहीन अधिशोषक की अपेक्षा सैरंध्र व चूर्णित अधिशोषक पर अधिशोषण शीघ्रता से होता है। अधिशोषण शीघ्रता से होता है, शीघ्रता से होता है। देखो हमारे पास यदि अधिशोषक कठोर व रंध्रहीन है इसका मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कठोर व रंध्रहीन अधिशोषक की अपेक्षा सैरंध्र व चूर्णित अधिशोषक पर अधिशोषण शीघ्रता से होता है। क्योंकि सैरंध्र व चूर्णित अवस्था में अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप अधिशोषण शीघ्रता से संपन्न होता है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं विभिन्न
धातुओं की अधिशोषण क्षमता का क्रम ले रहे हैं हम। विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता का घटता क्रम या घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। देखो क्या होगा, पीडी बाद में, पीटी बाद में, एयू और सबके लास्ट में एनआई। ये विभिन्न धातुओं का अधिशोषण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। पीडी, पीटी, एयू और एनआई। तो ये हमारा दूसरा कारक हो गया अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने दो कारक पढ़ लिए, पहला अधिशोष्य की प्रकृति और दूसरा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ले रहे हैं तीसरा कारक। तीसरा कारक इंपॉर्टेंट है भाई, तीसरा कारक इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। देखते हैं कि दाब का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तीसरा कारक ले रहे हैं हम दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। देखो हम क्या कहेंगे दाब के प्रभाव में, हम कहेंगे कि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से अधिशोषण की दर बढ़ती है। अधिशोषण की दर बढ़ती है। अब देखो स्थिर ताप पर हम अधिशोषण की मात्रा व गैस के दाब में एक संबंध देखते हैं। उस संबंध को बोलते हैं अधिशोषण समतापी संबंध, और उसके मध्य जो आरेख खींचेंगे, वक्र बनाएंगे, उसे बोलेंगे अधिशोषण समतापी वक्र। यानी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा व गैस के दाब के मध्य संबंध, संबंध अधिशोषण, अधिशोषण समतापी। देखो समतापी क्यों कहा, क्योंकि तापमान क्या है, स्थिर है। तो अधिशोषण समतापी संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। तथा इनके मध्य, तथा इनके मध्य खींचा गया वक्र, खींचा गया वक्र क्या कहलाएगा, अधिशोषण समतापी वक्र। खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। अधिशोषण
समतापी वक्र कहलाता है। देखो यहां पर हम अधिशोषण की मात्रा को दर्शाएंगे अक्स अपॉन एम के द्वारा, यानी हम कहेंगे अधिशोषण की मात्रा, इसको दर्शाएंगे हम अक्स अपॉन एम, अक्स अपॉन एम। अक्स तो क्या है? अक्स तो है अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य की मात्रा, और एम क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान कह सकते हैं, या अधिशोषक की मात्रा भी इसको कह सकते हैं। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व गैस के दाब के मध्य संबंध अधिशोषण समतापी संबंध कहलाता है तथा इनके मध्य खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। अधिशोषण की मात्रा को अक्स अपॉन एम के द्वारा दर्शाएंगे, जहां अक्स क्या है? अधिशोष्य की मात्रा, एम क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान। अब देखो, अब हम आरेख बना रहे हैं, आरेख बना रहे हैं हम स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व गैस के दाब के मध्य आरेख, यानी हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, यानी अक्स अपॉन एम व गैस के दाब P के मध्य वक्र या आरेख, P के मध्य वक्र। देखो कैसा आरेख आएगा। इधर तो मैं ले रहा हूं अक्स अपॉन एम यानी अधिशोषण की मात्रा, और इधर ले रहा हूं मैं P। अब देखो आरेख आएगा ऐसा, और ये जो दाब है इसे बोलेंगे संतृप्त दाब। क्या बोलेंगे? संतृप्त दाब, यानी इसको लिख दूं मैं, देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं आगे, इधर क्या है? P है, और ये है PS, PS। अब देखो यानी आरेख को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जो संतृप्त दाब पर जाके अधिकतम हो जाती है। क्या बताया मैंने? स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जो संतृप्त दाब पर अधिकतम हो जाती है, तथा अब दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ती है। या अपन ऐसे कहेंगे कि संतृप्त दाब पर दाब का मान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये था हमारा अधिशोषण समतापी वक्र। देखो अभी फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक आएगा और इस अधिशोषण समतापी वक्र को वह गणितीय रूप में समझाएगा। हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि दाब के प्रभाव में स्थिर ताप पर दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की दर बढ़ती है। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व गैस के दाब के मध्य जो संबंध होता है उसे अधिशोषण समतापी संबंध कहते हैं, तथा इनके मध्य खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। अधिशोषण की मात्रा को अक्स अपॉन एम के द्वारा दर्शाते हैं, जहां अक्स अधिशोष्य की मात्रा है और एम अधिशोषक का द्रव्यमान है। ये हमने आरेख बनाया है स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा यानी अक्स अपॉन एम व गैस के दाब पी के मध्य आरेख। आरेख इस प्रकार का बनेगा। दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, जो संतृप्त दाब पर अधिकतम हो जाती है,
संतृप्त दाब पर दाब और बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। ये था दाब का प्रभाव। अब हम लेते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव चौथा कारक है हमारा ताप का प्रभाव। अब हम ले रहे हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखो, हमें पता है अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि अधिशोषण के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। यानी हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, अधिशोष्य प्लस अधिशोषक, अधिशोष्य प्लस अधिशोषक, ये हो रहा है अधिशोषण, अधिशोषण, और प्लस साथ में ऊष्मा मुक्त हो रही है। लासोतेलिए के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर घटती है। क्यों? क्योंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं लासोतेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर घटती है। अधिशोषण की दर घटती है। अब देखो, अब हम आरेख बनाएंगे स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा व ताप के मध्य आरेख। और उस आरेख को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे अधिशोषण समदाबी आरेख या अधिशोषण समदाबी वक्र। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा यानी x अपॉन m व ताप T के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाएगा, अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है। अधिशोषण समदाबी वक्र ध्यान में रखोगे, वो था अधिशोषण समतापी वक्र, ये है अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है। देखो वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी अधिशोषण के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। हमने क्या दिखाया, अधिशोष्य प्लस अधिशोषक, अधिशोषण संपन्न हो रहा है, साथ में ऊष्मा मुक्त हो रही है। लासोतेलिए के नियम से हमने क्या कहा कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर घटती है। फिर हमने एक वक्र बनाया स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा व ताप के मध्य खींचा गया वक्र अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है। अब देखो, अब हम अलग अलग वक्र बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे भौतिक अधिशोषण के लिए। देखो इधर तो मैं बना रहा हूं भौतिक अधिशोषण हेतु,
भौतिक अधिशोषण हेतु अधिशोषण समदाबी वक्र। और इधर बनाऊंगा मैं रासायनिक अधिशोषण हेतु, रासायनिक अधिशोषण हेतु अधिशोषण समदाबी वक्र। चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे, हेतु अधिशोषण समदाबी वक्र, अधिशोषण समदाबी वक्र, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर रहेगा भौतिक अधिशोषण हेतु अधिशोषण समदाबी वक्र। अब देखो आप, पहले हम भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं। इधर तो क्या लेंगे, अधिशोषण की मात्रा, इधर रहेगा तापमान, और ये लो, और यहाँ लिख दूं मैं स्थिर दाब। देखो आरेख को देखने से हम क्या कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की मात्रा घटती है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, स्थिर दाब पर भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। अब बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण के लिए। इधर क्या रहेगा, वही अक्स अपॉन एम यानी अधिशोषण की मात्रा, और इधर तापमान। अब देखो इसका आरेख इस प्रकार से आएगा, यानी अपन कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर देखो रासायनिक अधिशोषण में स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने पर प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जो अधिकतम मान प्राप्त कर या अधिकतम मान प्राप्त करके घटने लगती है। इसको समझो आप, यानी रासायनिक अधिशोषण में ऐसा क्या हुआ कि पहले अधिशोषण की मात्रा तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है और बाद में घटने लगती है, घटने लगती है। देखो प्रारंभ में हम तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखो याद करो, हमने पिछले वीडियो में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखे थे। वहां पे हमने क्या कहा था कि भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वही बात है यहाँ पर कि प्रारंभ में जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो इनकी अणुओं की जो ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा, उसमें वृद्धि होगी, जो अधिशोष्य को अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है। तो प्रारंभ में तो क्या कहेंगे अपन कि तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद में हम क्या कहेंगे कि अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। क्यों? क्योंकि अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद में जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो पहले से अधिशोषित जो अणु हैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और विशोषण की दर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, यानी अणु वापस हटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो ये था हमारा ताप का प्रभाव। हमने भौतिक अधिशोषण हेतु अधिशोषण समदाबी वक्र देखा, रासायनिक अधिशोषण हेतु अधिशोषण समदाबी वक्र देखा। भौतिक अधिशोषण में हमने क्या कहा कि स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की दर या अधिशोषण की मात्रा घटती है। रासायनिक अधिशोषण में हमने क्या कहा कि प्रारंभ में स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जो अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद में घटने लगती है। कारण मैंने क्या बताया कि प्रारंभ में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो अधिशोष्य को अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है, लेकिन बाद में जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो पहले से अधिशोषित अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से विशोषण की दर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है।
तो ये हमारे 4 कारक हो गए। लेते हैं एक अंतिम कारक और है अधिशोषक का सक्रियण। ये भी अधिशोषण को, यानी अपन कहेंगे कि ठोस अधिशोषक पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करता है। अधिशोषक का सक्रियण हमारा अंतिम कारक है अधिशोषक का सक्रियण। 5 नंबर का कारक क्या रहेगा? अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक का सक्रियण। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अधिशोषक का सक्रियण किसे कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। क्या कहेंगे हम कहेंगे किसी अधिशोषक, या ऐसे कह सकते हैं किसी ठोस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अब देखो, हमें यह पता हो गया है कि किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अब अधिशोषक का सक्रियण किन विधियों के द्वारा हम करेंगे? तो देखो, पहली विधि क्या है? पहली विधि है अधिशोषक की सतह को, ध्यान से समझना आप, अधिशोषक की सतह को किसी यांत्रिक विधि के द्वारा खुरदरा बनाकर क्या कहा मैंने कि अधिशोषक की सतह को किसी यांत्रिक विधि के द्वारा खुरदरा बनाएंगे तो उसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है ठोस अधिशोषक को समझना, ठोस अधिशोषक को बारीक पीस कर यानी चूर्ण बनाकर, बारीक पीस कर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाकर, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाकर भी हम अधिशोषण का सक्रियण कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? ठोस अधिशोषक को बारीक पीसकर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ाकर भी हम अधिशोषण का सक्रियण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी विधि क्या आएगी? तीसरी विधि ये आएगी, हम यूँ कहेंगे कि हम जो अधिशोषक है उसकी सतह पर उपस्थित अशुद्धियों को हटाकर, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अधिशोषक की सतह पर पहले से उपस्थित अशुद्धियों को हटाकर, पहले से उपस्थित अशुद्धियों को अगर हम हटा देंगे तो भी अधिशोषक की
अधिशोषण क्षमता है वो बढ़ जाएगी, या अपन ऐसे कहेंगे कि अधिशोषक का सक्रियण हो जाता है। देखो हम अशुद्धियों को किस प्रकार से हटाते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। चारकोल को समझना, चारकोल को निर्वात में अति तप्त भाप के द्वारा, अति तप्त भाप के द्वारा गरम करने पर उसकी सतह पर उपस्थित अशुद्धियाँ, अब देखो अशुद्धियों में क्या हो सकती है, नमी हो सकती है, नमी है, या हाइड्रोकार्बन, नमी, हाइड्रोकार्बन इत्यादि अशुद्धियाँ हट जाती हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त चारकोल सक्रिय चारकोल कहलाता है। इस प्रकार से प्राप्त चारकोल सक्रिय चारकोल कहलाता है। तो देखो हमने अशुद्धि किस प्रकार से हटाई, हमने एग्जाम्पल लिया चारकोल का। चारकोल का मतलब कार्बन। चारकोल को निर्वात में अति तप्त भाप के द्वारा गर्म करने पर उसकी सतह पर उपस्थित अशुद्धियां यानी नमी, हाइड्रोकार्बन इत्यादि हट जाती हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त चारकोल सक्रिय चारकोल कहलाता है। तो ये हमने 5 कारक देखे ठोस अधिशोषक पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले 5 कारक। पहला कारक हमने लिया गैस की प्रकृति या अपन कह सकते हैं अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा कारक हमने लिया अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अपन कह सकते हैं ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा कारक हमने लिया दाब का प्रभाव। चौथा कारक हमने लिया ताप का प्रभाव और अंतिम कारक था हमारा अधिशोषक का सक्रियण। तो ये हमने इस आज की क्लास में ठोस अधिशोषक पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंडलिक समतापी वक्र, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।